सभी साथियों को मैं पीसी यादव एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आजकल जिस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है ये विस्तृत है, इसलिए इसके कई पार्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया, तो उसके पीछे की अगर हम स्थिति को जानें तो उस समय भारत में धीरे धीरे बहुत ही कम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में लोग इकट्ठा होना शुरू करते हैं और इधर जो ब्रिटिश सत्ता है वो भारतीय सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए तमाम प्रकार की एक्ट लाती और उसमें कुछ संशोधनों के साथ भारत में लागू करती। उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता या भारतीय जनमानस को हम मिलाते हुए यहां पर प्रशासन अपना चलाते रहे। तो इसी कड़ी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम पारित किया जाता है। इस अधिनियम में क्या विशेषताएं हैं, इस अधिनियम में कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो शामिल किए जाते हैं और वो आपकी परीक्षा के लिए कितने जरूरी हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है, जो केंद्रीय विधान परिषद है, कौन, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। और वृद्धि करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं जो बहुमत है उस सरकारी सदस्यों का बना रहे। सरकारी सदस्य वे होते थे जो गवर्नर जनरल अपने विवेक से, अपने माध्यम से मनोनीत करते थे। तो जो सदस्य संख्या तो बढ़ाई गई, यहां सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन जो बहुमत होता था सरकारी सदस्यों का ही रहता था। जाहिर सी बात है, सारा खेल बहुमत का है, तो ऐसे सदस्यों की जो उपयोगिता है वो नगण्य हो जाती है। तो यहां बहुमत किसका था, सरकारी सदस्यों का था। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो ब्रिटिश सत्ता है भारत में धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सीढ़ीगणेश करती है और कदम कदम पर कुछ सुधार लाते हुए भारतीय जनमानस का दिल जीतने का प्रयास करती है। यहां पर क्या किया गया, परिषद के जो विधान परिषद होती थी, इसके जो भारतीय सदस्य होते थे उनको वार्षिक बजट पर जो वार्षिक बजट पेश किया जाता था उस पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वो दिया जाता है। जो बजट पेश किया जाता था उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार और बहस करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है, मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है। यानी आप प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन आप मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मतदान अब भी महत्वपूर्ण है, मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और साथ ही साथ अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का भी अधिकार नहीं था। ध्यान देना, ये बात कर रहे हैं सन 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की। इस अधिनियम में बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया। अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, वह है चुनाव पद्धति का। पहली बार किसी एक्ट में चुनाव पद्धति की, वो भी अप्रत्यक्ष, यानी कैसी चुनाव पद्धति, अप्रत्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होती है, एक अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो संबंधित का चुनाव होता है, जिस पद के लिए चुनाव होता है उसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव
उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया में संबंधित पद के चुनाव के लिए जो वोट देता है, जो मत देता है, उसका निर्वाचन जनता करती है। उदाहरण स्वरूप जैसे हमारे देश में लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ जो चुनावी प्रक्रिया का श्रेणीगणेश किया जाता है वो किया जाता है अप्रत्यक्ष। पहली बार जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया ये था। पॉइंट नंबर अगर 4 पे जाएं तो भारतीय विधानमंडलों के सदस्यों को नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। आप समझे, जैसे आज के समय में राज्यों में विधानसभाएं और विधान परिषद होती है, तो जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव आज भी स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जैसे कुछ स्नातकों द्वारा होता है, कुछ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा होता है। ऐसी ही उस समय नगर पालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल के लोग भारतीय विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करते थे, यानी वही निर्वाचित करते थे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया आती है। तो इस प्रकार इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें यह थी, पहली महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, फिर भी बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा। पॉइंट नंबर 2, परिषद में भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन साथ ही साथ मतदान का अधिकार नहीं दिया गया और अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर 3 की बात अगर करें, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, पहली बार चुनावी प्रक्रिया की बात की गई, चुनावी पद्धति की बात की गई और वह पद्धति है अप्रत्यक्ष। और जो भारतीय सदस्य होते थे, जो परिषद में भारतीय सदस्यों का चयन होता था, निर्वाचित किए जाते थे, वो नगर पालिकाओं के द्वारा, जिला बोर्डों के द्वारा, वाणिज्य मंडल के द्वारा आदि जो संस्थान होते थे उनके द्वारा इनका चयन या निर्वाचन किया जाता था। तो इस प्रकार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात हमने की। अब आगे हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1909 आप सोचिए उस समय आता है जब इधर भारत में, उधर बंगाल विभाजन होता है, लॉर्ड दुर्जन यानी लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन करता है और भारत में बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर पनपती है। जो लॉर्ड कर्जन ने कार्य किया वो आग में घी डालने का कार्य किया। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया वो आग में घी डालने का कार्य किया। इसी के मद्देनजर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना तेजी के साथ उभार कर गई और उसी समय भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है। ये इसी परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। आप सोचें, इधर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है और उधर ब्रिटिश आकाओं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनके अंदर ये खतरनाक प्लान आता है कि किस तरह से भारतीयों की एकता को छिन्न भिन्न किया जाए। क्योंकि जब बंगाल विभाजन होता है उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम जितने भी धर्म के अनुयायी थे सभी लोगों ने मिलजुल कर स्वदेशी आंदोलन में प्रतिभाग किया। यहां पर उन्होंने ऐसी योजना, ब्रिटिश आकाओं ने ऐसी योजना कार्यान्वित किया कि इस योजना की वजह से, इस अधिनियम की वजह से इसका असर यह हुआ आज तक भारत इस जंजाल में, इस दुष्चक्र में ऐसा फंसा कि फंसता ही चला गया और अंत में भारत का विभाजन इसी आधार पर होता। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात अगर करें तो यह सर अरुंडल समिति की सिफारिश पर आया। यहां से प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया, तो वो समिति थी सर अरुंडेल समिति। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर यह 1909 में पारित किया जाता है। 1909 में यह
पारित किया जाता है, किस समिति की सिफारिश पर? सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। इसी को हमने बताया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय हमारे देश में जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो था, और उसी समय भारत परिषद का जो अध्यक्ष होता था, जो सचिव होता था ब्रिटेन में, वह कौन था? लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो, इसीलिए कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। कहने को तो ये सुधार है, लेकिन वो सुधार तो करते हैं, अपना सुधार करते हैं, अपने लिए सुधार करते हैं, भारतीय जनता के लिए सुधार नहीं करते। वो भारतीय जनता को भारत को टुकड़े टुकड़े करने की खतरनाक प्लानिंग के तहत यह एक्ट लाते हैं, ताकि भारतीय जनमानस जो एकजुट हो रहा है वो किसी भी तरह से जुट न रह पाए, एकजुट न रह पाए। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की जाती है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया गया? वृद्धि की जाती है। केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 सदस्य संख्या हो गई। जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी उसमें जो 16 सदस्य थे, अब उसकी संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। और क्या किया गया? यहां जो प्रांतीय विधान परिषद होती थी उसमें सदस्य संख्या में भी बढ़ोतरी की गई, लेकिन उनकी सदस्य संख्या असमान थी। असमान का तात्पर्य यह है कि कोई प्रांत छोटा था, कोई प्रांत बड़ा था, तो उसके आधार पर वहां की सदस्य संख्या निर्धारित की गई। प्रांतीय जो विधान परिषद होती थी उसकी सदस्य संख्या इसीलिए असमान रही। पॉइंट नंबर अगर 2 पे जाए तो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा गया। ये बनाए रखा गया, क्यों बनाए रखा गया? क्योंकि वो ऐसे ही भारतीय लोगों को पूरी तरह से अधिकार नहीं देना चाहते थे। वो सोचते थे कि पतंग कितनी भी उड़े, लेकिन डोर किसके हाथ में होनी चाहिए? अपने हाथ में होनी चाहिए। तो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा गया और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय परिषद में बहुमत किसका था? सरकारी सदस्यों का। और प्रांतीय परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में वहां गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो अभी भी जो सत्ता है उसका केंद्रीकरण किया गया, यानी केंद्रीकरण सत्ता में कोई भी संशोधन, कोई भी नया कुछ लागू नहीं किया गया। अगर आगे और देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, जो बहुत ही खतरनाक प्लान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और यहां से प्रश्न आता है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है। इसके पीछे की अगर कहानी समझे, जैसा कि हमने बताया कि उधर 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के खिलाफ आम जनमानस में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन होता है, और उसी समय जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता के सहयोग से एक नया दल मुस्लिम लीग भी अस्तित्व में आता है। जो मुस्लिम लीग अस्तित्व में आता है उसको खुश करने के लिए, उस वर्ग को खुश करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने एक ऐसा पासा खेला, एक ऐसा खेल खेला जिसमें ये लोग फंस गए। मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार, यानी उनके लिए एक पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसका मतलब यह है कि उनके लिए एक पृथक व्यवस्था की गई कि इतने सदस्य मुस्लिम चुने जाएंगे, लेकिन जो मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे उनका भी चुनाव करने वाला कौन होगा? मुस्लिम ही होंगे। यानी उनका जो चुनाव किया जाएगा वो किन मतदाताओं द्वारा किया जाएगा? मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। तो यहां पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार की भी बात की गई, यानी मुसलमानों के लिए अलग लाइन लगेगी और अन्य के लिए अलग लाइन लगेगी। इसी मुद्दे पर यहां जो लॉर्ड मिंटो है वो लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, किसको? लॉर्ड मार्ले को। लॉर्ड मार्ले को वो लिखता है कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ये लॉर्ड मिंटो का कथन है। लॉर्ड मिंटो ये लेटर लिखता है किसके लिए? लॉर्ड मार्ले के लिए। तो यहां से जो प्रश्न आता है, यहां सेंटेंस ये देगा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। लॉर्ड मिंटो ने किस एक्ट के लिए ये बात कही? तो
इसका उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी पृथक मताधिकार मुसलमानों के लिए जो लागू किया गया। इसी बिंदु पर उसने ये लेटर में लिखा कि जो हम कार्य कर रहे हैं, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल क्या होगा, भीषण होगा और उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता भी है। इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है लॉर्ड मिंटो। वो कौन है, लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, लॉर्ड मिंटो। आगे इसके बिंदु को देखते हैं। बिंदु नंबर 4 है, सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। जो भारत परिषद होती थी, भारत परिषद समझ रहे ना, भारत परिषद जो ब्रिटेन में होती थी, और यहाँ वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। और शामिल होने वाले प्रथम सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहां से जो प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किस भारतीय का मनोनयन किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये विधिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो ये रही बात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की। अगर इस परिषद अधिनियम की ऐसे ही बताएं, एक बार रिवीजन कर लें, तो ये सर अरुणदेव स्मिथ की रिपोर्ट के आधार पर 1909 में पारित किया जाता है। इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसका पॉइंट नंबर 1 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो पॉइंट नंबर 1 है वो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि होती है। और केंद्रीय परिषद जो होती थी वो 16 से बढ़ाकर 60 सदस्यों की कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषद सदस्य संख्या में असमानता थी, क्योंकि प्रत्येक प्रांत अलग अलग आकार के थे। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा गया और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। सबसे खतरनाक जो बात इसमें की गई, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई और उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी बात की गई। लॉर्ड मिंटो का वह कथन जो लॉर्ड मार्ले को वह लेटर में लिखता है कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को एक पत्र में लिखा था। अगली बात, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो कहलाता है। सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय का अगर मनोनयन होता है तो वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये रही बात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की। अब जिस महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करने चल रहे हैं वो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। जहां 1909 के भारत परिषद अधिनियम को 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, वही भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू वहां के सचिव हैं भारत परिषद के, और चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय है। जैसे यहां लॉर्ड मिंटो उस समय यहां वायसराय थे और मार्ले भारत सचिव थे, उसी प्रकार यहां मॉन्टेग्यू भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय है। तो इस अधिनियम में किन किन तथ्यों की बात की गई, क्या क्या समाहित किया गया, इस पर हम नजर डालें। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। पहली बार कोई ऐसा एक्ट था, पहली बार कोई ऐसा अधिनियम था जिसमें उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है, जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है वह संसद के प्रति यानी सदन के प्रति उत्तरदायी हो, यानी जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। अपने कृत्य के लिए, अपने कार्य के लिए वो जनता के प्रति यानी सदन के प्रति, जो जनता का सदन है उसके प्रति उत्तरदायी हो। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हैं। तो पहली बार किस एक्ट में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। पॉइंट नंबर 2 की बात अगर करें तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था क्या पहली बार आती है, किस एक्ट के माध्यम से, भारत सरकार अधिनियम 1919 में।
जैसे आज के समय में केंद्र में हमारे दो सदनी व्यवस्था क्या है, आप जानते हैं। संसद के कितने सदन हैं? दो, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस। वैसे ही पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था क्या लाई जाती है, वो है एक्ट 1919 का भारत सरकार अधिनियम। उस समय जो विधान परिषद पहले कार्य कर रही थी, विधान परिषद का नाम बदल दिया जाता है, उसके स्थान पर विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल में राज्य परिषद और विधानसभा। आप ये कहें कि राज्य परिषद को आप राज्यसभा माने और विधानसभा को लोकसभा माने। यहां मैंने अपर हाउस लिखा है, यहां लोअर हाउस लिखा है। जैसे आज के समय में लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, उसी प्रकार उस समय विधान परिषद में राज्य परिषद अपर हाउस है, यानी यह राज्यसभा के रूप में है, और विधानसभा यह लोकसभा के रूप में है। पहली बार ऐसी व्यवस्था किस अधिनियम में आता है, तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची को अलग अलग किया गया। पहली बार क्या किया गया, जो केंद्र के विषय थे और प्रांतीय विषय, प्रांतीय यानी राज्यों के जो विषय थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान की स्थिति यह है कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है, राज्य को भी है। परंतु दोनों में अगर कहीं भी विभिन्नता आती है, मत में भिन्नता आती है, तो उस परिस्थिति में संघ का कानून प्रांत के कानून पर, यानी केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होगा। यानी उस परिस्थिति में संघ का कानून माना जाएगा और राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ इस बात को भी हम ध्यान दिला दें कि जो अवशिष्ट विषय हैं वो केंद्र को मिले हैं, यानी संघ को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो उस समय 1919 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया, उनकी सूची जो विषय थे उनको अलग अलग किया गया, जो अवशिष्ट विषय थे वो वायसराय को सौंप दिए गए। केंद्र और राज्य, संघ और राज्यों के विषयों को अलग अलग किया गया, और जो अवशिष्ट विषय थे उनको किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया। जो प्रांतीय विषय थे, अब यहां यह ध्यान देना है, जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया। वो है एक हस्तांतरित विषय, दूसरा है आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय 2 भागों में बांटा गया, और इसी प्रणाली को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। यानी द्वैध शासन प्रणाली की अगर शुरुआत की है भारत में, द्वैध शासन प्रणाली की अगर शुरुआत सही मायने में देखा जाए की जाती है, तो वो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। यहां ये ध्यान दें कि द्वैध शासन की जो प्रणाली है, द्वैध शासन की शुरुआत है वो राज्यों से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, राज्यों से। द्वैध शासन प्रणाली से 2 प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 होगा कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से की जाती है, केंद्र से या राज्य से या दोनों में से? तो इसका उत्तर है राज्यों से। यह प्रश्न आएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। अब यहां से प्रश्न एक और आता है कि द्वैध शासन केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा आता है, तो वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया जाता है और वह लाया जाता है कहां, केंद्र में। तो द्वैध शासन के बारे में थोड़ा अगर समझ लें, इसकी समझ बहुत ही जरूरी है। इसमें 2 प्रकार के विषय रखे गए, एक हस्तांतरित विषय होता था, दूसरा आरक्षित विषय होता था। जो गवर्नर होता था उसको 2 प्रकार के विषय मिलते थे, एक हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। आरक्षित विषय वे विषय होते थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कार्य करने का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों को था। ध्यान देना, गवर्नर और जो उसकी परिषद के सदस्य, यानी जिसका मनोनयन वो स्वयं कर लेता था। गवर्नर और उसकी परिषद के जो सदस्य होते थे उनको किस पर अधिकार था, आरक्षित विषयों पर। आरक्षित विषयों में जो कानून व्यवस्था है, वित्त संबंधी है, आज जो महत्वपूर्ण विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर कार्य करने का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद को है। तो उनको कौन से विषय दिए गए हैं, आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वे विषय हैं जिन विषयों पर गवर्नर
मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल था यानी जो भारतीय सदस्य होते थे उनमें से जो मंत्रिमंडल बना था, उस मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता था। किन विषयों पर? हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों में जो विषय होते थे, खास तौर पर देखें शिक्षा का, स्थानीय स्वशासन का, स्वास्थ्य का, ऐसे जो विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और उसकी मंत्रिमंडल को था। तो आप यहां देखेंगे जो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों में व्यवस्था बांटी गई, इसी व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इतिहास में द्वैध शासन प्रणाली को इसी नाम से जाना जाता है, जिसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को अलग अलग किया जाता है। यहां द्वैध शासन के विषय में जाने कि इसका जो जन्मदाता है, द्वैध शासन का, वो है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस का जन्मदाता है। इसकी एक पुस्तक है डायरकी में यह द्वैध शासन के बारे में विस्तार से बताता है। तो यहां से जो प्रश्न आता है कि लियोनस कर्टियस यानी द्वैध शासन का जनक कौन है? लियोनस कर्टियस है। डायरकी किसकी पुस्तक है? लियोनस कर्टियस की। यानी द्वैध शासन के विषय में किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? तो वो पुस्तक है डायरकी। तो द्वैध शासन के विषय में आपको बेहतर समझ हो गई होगी। हमारा प्रयास रहता है कि जो भारतीय संविधान में जो कुछ ऐसे शब्द हैं, जो तथ्य हैं, जो शामिल किए गए हैं, उनसे संबंधित आपकी समझ बेहतर से और बेहतर हो। कहीं भी जो भी महत्वपूर्ण शब्द समाहित किए गए हैं, उन शब्दों की विशेष रूप से हम व्याख्या करते हैं और उसके बारे में आपकी जो समस्या है, आपका जो संदेह है, उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। फिर भी भारतीय संविधान से संबंधित कहीं भी कोई अगर आपको समस्या है तो आप बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आके हमसे जुड़ सकते हैं, वहां प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और जो भी समस्याएं हों भारतीय संविधान से संबंधित, सोशल स्टडी से संबंधित, उन समस्याओं का प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। बिंदु नंबर 4 पे अगर जाएं तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जहां 1909 का जो मार्लेमिंटो सुधार है, इसमें जो सांप्रदायिक आधार पर पहली बार जो बीजारोपण किया जाता है, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की जाती है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की जाती है, उसको और आगे बढ़ा दिया गया। यानी जो आग लगाई गई थी उसमें घी और डाल दिया गया, ताकि ये और व्यवस्था बढ़ती रहे और लोग लड़ते रहें और हमारा काम होता रहे। तो यहां सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार किया जाता है और उस विस्तार की कड़ी में सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी शामिल किया जाता है। अब तक जो इस प्रणाली का हिस्सा थे मुस्लिम थे, अब इसमें सिखों को भी शामिल किया गया, ईसाइयों को भी शामिल किया गया, एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया और यूरोपीय लोगों को भी शामिल किया गया। इस प्रकार जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका विस्तार और किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो यह होता है 1926 में। कब होता है? लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है? 1926 में। और यह किस एक्ट के माध्यम से किया जाता है? तो वो एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, इसीलिए 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का कार्य क्या था? वह जो महत्वपूर्ण अधिकारी पद होते थे, जो सिविल सेवा होती थी, उन पर चयन करने के लिए प्रतियोगिता करने का, प्रतियोगी परीक्षा कराने का जिम्मा लोक सेवा आयोग का था। अगले बिंदु पर अगर चले तो लंदन में भारतीय उच्चायोग कार्यालय का सृजन किया गया। यह क्या होता है? उच्चायोग कार्यालय। लंदन में भारतीय उच्चायोग कार्यालय का सृजन किया गया। यहां से एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग जान लें कि उच्चायोग कार्यालय और राजदूत, उच्चायुक्त, जो उच्चायोग कार्यालय होता है वहां पर जो कार्य करता है उसको उच्चायुक्त कहा जाता है, और जो विदेश में कार्य करता है वो भी राजदूत कहलाता है। यानी राजदूत और उच्चायुक्त में क्या फर्क है? उच्चायुक्त उसको कहते हैं जो राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ है, उसके अंतर्गत जितने भी देश हैं
जो राष्ट्रमंडल है ब्रिटिश के नेतृत्व में, यानी ब्रिटेन के नेतृत्व में जो राष्ट्रमंडल है, वहां पर जो रखे जाते हैं सदस्य, यानी विदेश में जो प्रतिनिधि रखे जाते हैं, जैसे भारत सरकार पाकिस्तान में जो रखती है प्रतिनिधि अपना, या ऑस्ट्रेलिया में रखती है, जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, वहां पर उनको राजदूत नहीं कहा जाता, वहां क्या कहा जाता है, उच्चायुक्त कहा जाता है। लेकिन अगर वह देश, जिस देश में अपना प्रतिनिधि सरकार ने रखा है, वह देश कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है, तो उसकी जगह, यानी उच्चायुक्त की जगह, उसको राजदूत के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप जरूर जान लें कि उच्चायुक्त और राजदूत में क्या फर्क है। आगे बिंदु देखते हैं, जो अगला बिंदु है उस पर हम नजर रखते हैं। केंद्र और राज्यों के बजट को अलग अलग किया गया। पहली बार केंद्र और राज्यों के बजट को किस अधिनियम के द्वारा अलग अलग किया गया, वो है अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सचिव का खर्च अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने की बात की गई। जो भारत सचिव होता था, इसके पहले हमने बताया 1793 का जो एक्ट था, 1793 में से भारतीय राजस्व के अंतर्गत, यानी जो भारत सचिव होता था, भारत परिषद होती थी, उसके सदस्यों का जो वेतन होता था वो किस पर भारित था, भारतीय राजस्व पर। लेकिन यहां इस अधिनियम में इस बात के का प्रावधान किया गया कि अब इनका जो वेतन होगा, भारत सचिव का जो खर्च होगा, वह ब्रिटिश राजस्व दिया जाएगा, न कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्य भारतीयों का होना आवश्यक है। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना आवश्यक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी, जो 6 सदस्यों की, उसमें से कम 3 सदस्य भारतीय होंगे। और अंतिम बिंदु अगर बात करें तो संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर पहली बार सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार की बात की गई। आपको मालूम है, जैसे आज के समय में भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। सोचिए, उस समय यहां पर सीमित दायरे में, सीमित संख्या में ही लोगों को मत देने का अधिकार था, और वह जो अधिकार में मिला था वो संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पे, यानी जो पढ़े लिखे वर्ग होते थे उनको मिलता था, जो टैक्स अदा करते थे सरकार को उनको मिलता था, या जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति होती थी उनको यह अधिकार मिलता था। तो जो मताधिकार की बात की गई, वो बात की गई इस एक्ट में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो आज हम जिन एक्टों की बात की, उन एक्टों में भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे जो और अधिनियम हैं, भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत, जो और अधिनियम हैं, अगले वीडियो में उसको भी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर, अगली बार पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।